Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 13. Continuation of third chapter, motion in a straight line. Still we are continuing calculus part. Calculus में हमने differentiation finish कर लिया है. Now we will start with integration. So very simple term में अगर आपको integration समझना है तो integration का सबसे पहले meaning क्या होता है? Integration का अगर आप देखोगे ना, most of places will find out integration is called the anti-derivative. इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव. तो एंटी डेरिवेटिव मतलब जैसे आपने डेरिवेटिव लिया होगा तो उसका रिवर्स आपको लेना है इंटीग्रेशन के लिए. ठीक है, वो उसका एक्जैक्टली ऑपोजिट होगा. तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमने ना डिफरेंशिएशन क्यों इंट्रोड्यूस किया था, कि डिफरेंशिएशन की क्यों हमें करने की जरूरत पड़ी थी, पहले वो देख लेते हैं. तो जैसे कि अगर आप इमेजिन करो कि अगर आपने कोई ग्राफ लिया, जैसे अभी ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जब यूनिफॉर्मिटी होता है तो कोई इशू था ही नहीं हमारे पास, है ना. हमें ग्राफ कहां, हमें प्रॉब्लम कहां पे हो रही थी, हमें प्रॉब्लम हो रही थी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में, है ना. और एक और जो पार्ट हमने समझा था लास्ट टाइम में, वो क्या था कि अगर आप स्लोप ले रहे हो, ठीक है, स्लोप ले रहे हो और एरिया ले रहे हो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. जब इंट्रोड्यूस किया लास्ट जब भी इंट्रोड्यूस किया था मैंने डिफरेंशिएशन, उस वक्त पे कैलकुलस जब मैं इंट्रोड्यूस किया था, तो स्लोप जो होता है ना, ये एक्चुअल होता है डिफरेंशिएशन. स्लोप जो होता है डिफरेंशिएशन, और जो एरिया होता है ना, ये होता है इंटीग्रेशन. ठीक है. तो अब अगर इसको सिंपल टर्म में समझना है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा सेट पड़ा हुआ है, मतलब यू आर हैविंग अ बिग सैंपल. उस सैंपल में ना वेरिएशन बहुत ज्यादा है, मतलब देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी. तो एक चीज आपको यह समझना है कि ना हम कैलकुलस तभी स्टडी करते हैं जब चीजों में वेरिएशन होता है. यूनिफॉर्मिटी है तो हमें कैलकुलस यूज करने की जरूरत ही नहीं है. हम नॉर्मल टर्म में लाइक स्लोप और एरिया जनरल वे से फाइंड आउट करके भी हम निकाल सकते हैं उनकी इंफॉर्मेशन. बट जब ना वहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है तब हमें कैलकुलस को कंसिडर करना पड़ता है. तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि अगर आपने किसी चीज का स्लोप लिया, तो जैसे अभी ना क्या है कि ये वेरिएबल है, मतलब ना समझो कि आपने ग्राफ लिया था, लास्ट टाइम में मैंने ओरिजिन से लिया था, बट यहाँ पे ओरिजिन से ले रहा हूं, थोड़ा ऊपर ले रहा हूं ऐसा. ठीक है, यहां से. तो ये क्या बना है, ये इसका जो स्लोप है ना, ये इंक्रीजिंग है. यहाँ पे जो स्लोप है ना, ये स्लोप जो है इसका इंक्रीजिंग है. और दूसरा पॉइंट जो हमने समझा था, यहाँ पे स्लोप किसी भी पार्ट का स्लोप सेम नहीं होगा, है ना. अगर यहां से यहां तक अगर आप लेते हो ना, पॉइंट ए से बी अगर आपने यहां लिया, तो व्हाट डिड वी गेट कि यहां पे क्या होगा, ये कर्व है तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, देयर इज नो कंटिन्यूटी. इसमें कंटिन्यूटी नहीं है. कंटिन्यूटी नहीं है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम स्लोप नहीं निकाल सकते उस पार्ट का. हम कंटिन्यूटी लेने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट बी को बहुत क्लोज लेके आते हैं. पता है, एक बड़े सेट को हमने क्या किया, एक छोटे से सेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें. तो हम क्या करते हैं, बी पॉइंट को यहां लाने के बजाय वी आर ब्रिंगिंग सो क्लोज टू ए कि वो जो पॉइंट है ना, दैट विल स्टार्ट अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन. वो स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होने लगेगा. तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर सेट को स्टडी किया, बराबर. तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है फॉर एग्जांपल. तो अब अगर अब पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस यू आर स्टडीइंग, तो ये वैल्यू को हमने ले लिया है dx, करेक्ट. एंड उसके रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस पे भी कोई चेंज होगा, उसको हमने ले लिया है dy. ठीक है. और जो नॉर्मली स्लोप होता है, जो स्लोप था वो क्या था, चेंज ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज ऑन एक्स एक्सिस, y2 माइनस y1, करेक्ट. तो यहां पे क्या होगा, ये dy अपॉन dx. तो एक्चुअल में जो स्लोप होता है या डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, मतलब y एक्सिस में जो चेंज है उसको हम स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. बट उसको स्टडी किसके लिए करना है, वेरी स्मॉल सेट के लिए. यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर वेरी स्मॉल सेट. तो वो स्मॉल सेट मतलब बड़े सेट को हमने डिवाइड करके स्मॉल सेट में कन्वर्ट कर दिया. तो डिवाइडिंग अ बिगर सेट इनटू स्मॉल सेट सो दैट देयर शुड बी अ कंटिन्यूटी इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन, है ना. स्मॉल सेट को आपने स्टडी किया. अब अगर ना बड़े पार्ट को आप कट करते हुए आपने स्मॉलर पार्ट पे आ गए, हो गया डिफरेंशिएशन. तो अब अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, फिर उन्हीं चीजों को हमें ऐड करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. मतलब बड़ा सेट था हमारे पास, ये पूरा ग्राफ था, ये पूरे ग्राफ में मान लो जैसे भी नॉर्मल ग्राफ होता, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में समझो ये पॉइंट होता और ये पॉइंट होता. मैं यहां पे पॉइंट ए और बी का भी स्लोप ले सकता था, मैं ये दो इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे ले सकता था, बट मैं स्टार्टिंग टू एंडिंग के बीच का स्लोप ले सकता था. आई कैन सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, बट वो चॉइस हमारे पास इस केस में नहीं होता. मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट का स्लोप नहीं ले सकता एज अ वन वैल्यू. मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा. तो मैं इसको डिवाइड करता चला जाता हूं, तब तक डिवाइड करता हूं जब तक कि मुझे ऐसा स्मॉल सेट नहीं मिल जाता जिसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती. कंटिन्यूटी इन द सेंस जो दो पॉइंट्स ले रहा हूं, दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, वैसा मैंने सेट लिया. तो आपने डिवाइड किया है. अब इंटीग्रेशन में हम इसी के रिवर्स में जाते हैं. तो जैसा हमने यहां बताया, डिफरेंशिएशन में आप क्या कर रहे हो,
डिफरेंशिएशन में आप चीजों को डिवाइड करके फिर आप एक वैल्यू को अप्रोच करते हो, बट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उसी डिवाइडेड पार्ट को हम ऐड करके एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करते हैं, वो होता है इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। देखो इंटीग्रेशन तो हमने, ये स्लोप हो गया आपका dy बाई dx। मैं इतने डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमें ना मेन हमारा पार्ट है इंटीग्रेशन को फोकस करना। तो एरिया क्या होता है, एरिया है y एक्सिस की जो क्वांटिटी होगा उसको आप क्या करते हैं x एक्सिस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको एरिया मिलता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, इमेजिन करो फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, इसका जो ऑन एन एवरेज y एक्सिस में जो वैल्यू होगा, ऑन एन एवरेज जो y एक्सिस में वैल्यू होगा, इमेजिन करो कि ये ऑन एन एवरेज y एक्सिस में वैल्यू इसका y1 होगा, ठीक है। तो ये y एक्सिस से, या हो सकता है आपने इसको इस तरीके से स्टडी किया है, ये यहां पे समझना थोड़ा, मान लो कि ये थोड़ा बड़ा सेक्शन हो गया ना, इस बड़े सेक्शन में आपको एवरेज वैल्यू दिखाना मुश्किल होगा, तो आप क्या करो, इसको ना और भी छोटा सेक्शन ले लो, यू टेक इट मोर स्मॉलर। जितना ज्यादा स्मॉल लोगे उतनी ज्यादा कंटिन्यूटी आपको मिलेगी और उतना बेटर आपको दिखेगा। तो अब ये क्या कर रहे थे, मान लो इसको और स्मॉल कर लिया हमने, मतलब एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मॉल सेक्शन ले लिया ऐसा। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये y एक्सिस में ज्यादा वेरिएशन होगा, तो दिस वैल्यू विल अपीयर एज व्हाट, लाइक अ y1, ये आपको y1 जैसा अपीयर होगा। और ये जो सेपरेशन होगा, ये सेपरेशन को आपने क्या ले लिया, dx ले लिया। अब ये क्या करें, वैसा ही आप और भी सेक्शंस ले लो, लाइक वैसा ही एक सेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक सेक्शन मैंने वही ले लिया, तो उसका भी जो सेपरेशन, मतलब ये y x एक्सिस का वैल्यू इज dx एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y एक्सिस, उसका y एक्सिस वैल्यू है y2। तो ये क्या करे, इस ग्राफ के हिसाब से अगर आप जाते हो तो मान लो कि आपको मिला a1 मिलेगा, यू विल गेट a1। व्हेन यू विल गेट a1, जब आप ना y1 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ में, dx के साथ में, है ना। when this y1 will multiply with this dx, you'll get this area. Similarly they are saying कि when you will multiply y2, जब अपना y2 को मल्टीप्लाई करोगे, ये y2 का ये वैल्यू, y2 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ में, dx के साथ में, तब आपको वैल्यू मिलेगा a2। अब वैसे ही आपने एक स्मॉल सेक्शन और अगर आपको लेना है तो आप यहां पे ले लो, बट ना कंडीशन वही है, सिंपल सा है कि देयर शुड बी कंटिन्यूटी और ना बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। एंड वी आर अज्यूमिंग, तो आपको ऐसा लेना है कि देखो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ऑलमोस्ट ना पैरेलल, मतलब ग्राफ थोड़ा सा आपका ज्यादा ये स्टीप है तो इतना ज्यादा आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये dx हो गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, ये y3 ले लिया आपने, तो ये क्या हो गया, a3 इज इक्वल टू, ये हो गया y3 इंटू dx, है ना। तो वैसे ही करके आप ना जितने एलिमेंट्स ले रहे हो, तो अब क्या हो गया, ये टोटल ना आप बहुत सारे ले सकते हो। तो फाइनली क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करके जब मैं ना पूरे फाइनल तक आऊंगा, यहां तक आऊंगा जब मैं, व्हेन आई विल रीच टू दिस। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरी वैल्यू तो ली नहीं है ना, वैसे ही करके आप एलिमेंट यहाँ पे भी ले सकते हो। तो जैसे ये एलिमेंट होगा, पूरे एलिमेंट ना ये पार्ट पे ऐसे करके ऐड करते चले जाओ, तो फाइनली क्या होगा, आपने पूरे ऐसे स्मॉल स्मॉल स्ट्राइप्स क्रिएट करके आपने क्या किया, पूरे एरिया को कवर कर दिया। तो पूरे एरिया को कवर कर दिया आपने, तो ये जो कर्व है उसके अंदर में जो एरिया वो आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या हो गया, जैसे कि अभी मैंने ये ले लिया है a, अब जनरल फॉर्मूला ले लिया, मान लो कि अगर ये n वाले पार्ट के ले लिया, मतलब y n होता, तो वैसे आपको क्या होगा, y n इंटू dx मिलता, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट होता, है ना। तो अब ये क्या बोले, इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करते, अगर इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे आप, तो आपके लिए ये कंडीशन समझना बहुत जरूरी है कि ये जो आपने dx एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसके रिस्पेक्ट में जो आपको y का वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे देखो अभी मैं ऐसा लिया कि ऑलमोस्ट पैरेलल जैसा, बट कंपल्सरी नहीं कि इट हैज टू बी पैरेलल। तो ये मैंने आप ये y1 y2 y3 को आप इमेजिन कर सकते हो, दैट कैन बी एवरेज वैल्यू आल्सो ऑफ दैट डेल्टा y, उस तरीके से भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये तो हमने अलग अलग से स्टडी किया ना, कि मतलब हमने स्मॉल dx का वैल्यू लिया है जहां पे आपको ना y एक्सिस पे और y एक्सिस की जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस देयर इज अ कंटिन्यूटी, आपने ऐसा स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट किया। तो ये अलग अलग स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, बट आप तो टोटल लेते हो ना, व्हेन यू विल टेक द टोटल, तभी तो आपको टोटल एरिया मिलेगा। टोटल एरिया के लिए क्या कह रहे हैं कि आप ना टोटल n एलिमेंट ले लेते हो, ठीक है, और कैसे करके dx के चेंज के रिस्पेक्ट में, है ना। सो इतना dx का चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज ऑन y एक्सिस, इस रिस्पेक्ट में आप y की टोटल n क्वांटिटीज को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे जो वैल्यूज है उनको आपने क्या कर दिया, पूरा ऐड कर दिया, ये समेशन होता है, इसका मतलब एडिशन। तो ये क्या बोल रहे हैं, आप ऐड कहां से करो, जो n की वैल्यू है ये ऐड कर रहे हो 1 से, ये कहां तक जा सकता है, n तक जा सकता है, मतलब ये ना नंबर 1 से स्टार्ट होगा या n तक, जैसे ना ये y1 होगा, y2 y3 y4 y5, यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यूज, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, y2 बाद पहले ले लिया, फिर y1 बाद में लिया, y3, ये जैसे वैल्यूज है समझने के हिसाब से। सो अभी क्या बोला, जब ये पूरा समेशन हो गया तो आपको मिलेगा एरिया, ठीक है।
अब बोले ये जो यही एरिया है, ये जो एरिया है, इसी एरिया को हम ना मैथमेटिकल टूल दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे y इंटू क्या लिखेंगे, dx। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सम ऑफ और एडिंग अ स्मॉल क्वांटिटी विच इज शोइंग कंटिन्यूटी टू गेट द टोटल क्वांटिटी। एडिंग अप स्मॉल क्वांटिटीज विच आर शोइंग कंटिन्यूटी टू गेट द टोटल क्वांटिटीज। मतलब ना टोटल क्वांटिटी की वैल्यू अगर मुझे ऑब्टेन करनी है और मुझे स्मॉल क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन पता है विच इज शोइंग कंटिन्यूटी, तो वैसे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज को ऐड करके मैं टोटल क्वांटिटी को ऑब्टेन कर लूंगा, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेशन। तो देखो अभी इंटीग्रेशन को करने से पहले ना एक और चीज हम समझ लेते हैं कि जैसे आप इमेजिन करो फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो कि ये मेरे पास ना कोई एक स्क्वायर शेप का कोई है, बराबर। ये स्क्वायर शेप है, इसका जो एरिया है ना वो कैपिटल ए है, बराबर। अब इंटीग्रेशन क्या कहना चाहता है कि अगर इसको आपने ना सेक्शन में डिवाइड कर दिया, मतलब स्मॉल स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर दिया, जैसे अभी समझने के हिसाब से सिंपल टर्म में, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से नहीं, मैं एक सिंपल टर्म में ले रहा हूं कि टोटल वैल्यू इसका ए है। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया कि उसका ईच पोर्शन का वैल्यू हो गया डी ए। तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द टोटल सेट हम स्मॉल सेट को स्टडी करते, ये हो गया डी ए। ये जो डी ए हो गया ये हो गया डिफरेंशिएट, ये होगा डिफरेंशिएशन। मतलब ए को मैंने डिवाइड करके मैंने डीए में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल सेक्शन लिया। वैसे ये वाला पार्ट तो बहुत वैसा हो जाएगा कि अगर आप सर्कल लेते हो तो एक बार यहां पे बराबर लगेगा, क्योंकि ये पोर्शन का एरिया अलग होगा, ये पोर्शन का एरिया अलग होगा, ये पोर्शन का एरिया अलग होगा, वैसे करके। तो आप ऐसा सेलेक्ट करो जहां पे एरिया में यूनिफॉर्मिटी दिखे, बट मैं यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में ले रहा हूं बिकॉज इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो आपने टोटल एरिया ए है और ये क्या होगा डी ए करके आपने छोटे छोटे एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो ये बोले उसमें किसी एक एरिया को आपने ले लिया डी ए। बोले आप डीए को जब इंटीग्रेट करोगे इसका मतलब है ना ऐसे डीए के जितने एलिमेंट्स उसको ऐड कर दो तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको फाइनली मिलेगा ए। इसका मतलब ये होता है कि आपने y इंटू डीएक्स, मतलब y लेंथ का और dx ब्रेथ का आपने स्ट्राइप लिया, वैसे आपने n नंबर ऑफ स्ट्राइप्स को ऐड कर दिया, तब आपको मिल गया टोटल एरिया अंडर दिस कर्व। ये होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के ना फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ चीजों को ना जब हम ना मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं एंड प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है थोड़ा आपको ना लिंक फॉर्म करने में डिफिकल्टी हो, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी चीजें हमें क्लियर हो जाए। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड कि हमें इंटीग्रेशन में एक्चुअल में क्यों करना है और क्या करना है। ठीक है, तो ये मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गया कि आपने सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को, देखो मैंने उसी पार्ट को सिलेक्ट किया है जो डेरिवेटिव के टाइम में एज अ डिफरेंशिएशन मैंने सिलेक्ट किया था, उन्हीं चीजों को मैं ऐड करके एज अ इंटीग्रेशन यूज कर सकता हूं। दैट्स व्हाई आई कंसीडर इट एज एंटी डेरिवेटिव। एज यू कैन सी तो ये कि पूरा एरिया ए था उसको मैंने डिवाइड करके डीए में लिया, फिर अगर मुझे इंटीग्रेशन लेना है तो इन्हीं चीजों को ऐड करके फिर मैं वापस से ए पे पहुंचूंगा, है ना। तो अब इसको मैं थोड़ा फॉर्मूला में बता देता हूं, फॉर्मूले के बाद से फिर कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास ना दो फॉर्मूलेस होंगे, मतलब फॉर्मूला तो एक ही है बट उसको हमें दो पैटर्न में यूज करना पड़ेगा। एक होता है इनडेफिनिट और सेकेंड होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट एंड डेफिनिट वो देख लो आप। तो इंटीग्रेशन को अगर हम ले लेते तो हम दो पार्ट में लेते हैं। एक हमने ले लिया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया है डेफिनिट इंटीग्रेशन। फॉर्मूला दोनों में सेम है पर दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्या है वो देख लेते हैं। यहां पे बोल रहे हैं कोई क्वांटिटी है x रेज टू n, करेक्ट, और उसके बाद ना आपने ये dx, तो dx आपको इंडिकेट करता है ना, आपने क्या किया कि ऐसा स्मॉल सेट लिया, वेरी स्मॉल सेट मतलब डिफरेंशिएशन ना, u2 का वेरी स्मॉल डिफरेंशिएशन वैल्यू, ठीक है, विच इज शोइंग कंटिन्यूटी। अब उन्हीं चीजों को आप क्या करो, सम अप कर रहे हो, वो dx को ही आप ऐड करके टोटल क्वांटिटी ऑब्टेन करने की कोशिश करो। बेसिकली मीनिंग नहीं हो गया इसका। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या होता है, जो पावर है ना वो पावर की वैल्यू 1 से ऐड होगी। डेरिवेटिव में क्या होता था, हम माइनस करते थे और वो वैल्यू को हम क्या करते थे ना, पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो पावर की वैल्यू उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक प्लस सी आएगा, ये सी क्या है, कांस्टेंट है। अब ये सी कांस्टेंट क्यों आता है स्टोरी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, फिलहाल आप उसके साथ में कंटिन्यू करो। अब जो डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट में क्या बोला, यही फॉर्मूला है, एक्स रेज टू n है और ये क्या है, dx है। और ये क्या कह रहे हैं, यहां पे आपको ना वैल्यू दिया रहेगा, लाइक x1 और x2 करके ऐसा वैल्यू दिया रहेगा। तो बोलते हैं कि यहां पे आप जब इंटीग्रेशन लोगे तो ये x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा, ये लिमिट की वैल्यू होगी x1 एंड x2।
एंड हाउ आर वी गोइंग टू यूज दैट विल डिस्कस। तो वो हो गया डेफिनेट का, ये हो गया इनडेफिनेट। ठीक है, सो अब ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इंप्लीमेंट इन द सेंस, चलो ठीक है, अब हमने यहां पे वैल्यूज ले दिया। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमारे पास वैल्यू है x रेज टू 4। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इस रूल के हिसाब से हम जाते हैं तो क्या होगा, x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। ठीक है, अभी यहां पे एक्चुअली ये प्लस क्या हो गया, c हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस c। ठीक है, c के बारे में मैंने ऐसा सेट कि c का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो आपको समझना है थोड़ी देर में, वो उस पॉइंट में मैं आऊंगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमारे लिए डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। x रेज टू 6 है तो क्या होगा, ये dx इज इक्वल टू क्या होगा, x रेज टू, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, x रेज टू 6 है तो एक ऐड करके 7 हो जाएगा। ठीक है, वही 7 वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब कंडीशन ये है कि मान लो इंस्टेड ऑफ ये इतनी सारी चीजें सिर्फ ये dx है, इसका मतलब क्या हो गया, तो अगर ना dx का मतलब क्या हो गया कि आप ना, जो मैंने बताया डिफरेंशिएशन, तो मतलब आपने स्मॉल सेट लिया है dx का जिसमें कंटिन्यूटी होगा, वो सेट से ही लिंक कर रहे हो आप चीजों को और स्टडी कर रहे हो, बट यहाँ पे ये dx ही है, दूसरा और कोई चीज मुझे दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे dx था, फिर उसके लिए x रेज टू 4 था, उससे लिंक, बट यहाँ पे कुछ लिंक नहीं है, तो हमें क्या करना है, हम फिर भी पर्पसली यहाँ पे लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो जब कुछ नहीं है तो आप x रेज टू 0 लिखो, x रेज टू 0 मतलब एनीथिंग रेज टू 0, कोई भी वैल्यू रेज टू 0 होगा उसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, लाइक आपके पास कोई नंबर है, जैसा कि हम डायमेंशन में भी लेते हैं ना, डायमेंशन में n रेज टू 0 तो 1 हो गया, n रेज टू 0 वो भी क्या होगा, 1 हो गया। तो एनीथिंग रेज टू 0 अगर आपने लिया यहाँ पे एनी नंबर रेज टू और एनी वैल्यू रेज टू 0, वो क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे एक रेज टू 0 मतलब 1 हो गया, तो ये dx इक्वल टू 1 इंटू dx मतलब x रेज टू 0। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेशन के हिसाब से मैं देखता हूं तो क्या होगा, x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन क्या होगा, 0 प्लस 1, और ये प्लस c वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको लेना है तो ठीक है, तो ये क्या होगा, x रेज टू 1 अपॉन 1 प्लस क्या हो गया, c होगा, तो ये क्या होगा, x प्लस c हो गया। ठीक है, तो समझने का मतलब क्या है कि अगर आपको कभी ना ये प्लस c वाली वैल्यूज है ना, कभी कभी क्या होता है, जो लिमिट होता है ना ऑटोमेटिकली डिसाइडेड होता है। जैसे भाई आप dx लिया आपने, dx कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वो 0 टू x, लाइक dy है तो 0 टू y, dz है तो 0 टू z, ऑलरेडी डिसाइडेड है। वो कुछ केसेस में लिमिट देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अगर अंडरस्टूड है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये c की वैल्यू नहीं आएगी। तो मान लो कि अगर मेरे पास ना dz है तो dz का इंटीग्रेशन क्या ले लूंगा, मैं z ले लूंगा। ठीक है, चलो वैसे लेना है तो अगर इंडेफिनिट है तो z प्लस c हो गया फॉर एग्जाम्पल, अगर dy है तो क्या हो गया, y प्लस c हो गया। ठीक है, ये तो हो गया इनडेफिनिट। अब हम डेफिनिट पे आ जाते हैं, तो डेफिनिट वाले पार्ट में अगर हम देखते हो तो डेफिनिट वाले पार्ट में कैसे हो गया ना, लिमिट कैसे पुट करना है, तो चलो हमने वही सेम वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे ये वाला वैल्यू ले लिया मैंने, ठीक है, तो वो वैल्यू ले लिया मैंने, तो क्या है यहाँ पे कि आपके पास वैल्यूज अगर पुट करना है तो आपने लिखा है x रेज टू 4 लिखा है, बराबर, और इन्होंने इंटू dx। अभी ये क्या कह रहे हैं, इसकी लिमिट ना 1 टू 5 है, फॉर एग्जाम्पल 1 टू 5 है, तो 1 टू 5 है तो क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन क्या होगा, 4 प्लस 1 होगा, ये ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट में रखना, ये लिमिट की वैल्यू को यहाँ पे 1 और 5 लेना, जैसा मैंने यहाँ बताया x1 एंड x2। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू, ये हो गया x रेज टू 5 हो गया अपॉन क्या होगा, 5 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये 1 है और ये क्या है, 5 है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहते हैं कि अब ना जो है वैल्यूज, ये x को आप रिप्लेस करो 5 से, ये x को रिप्लेस करो 5 से, तो क्या होगा, 5 रेज टू 5 हो गया। ठीक है, अपॉन क्या है, अपॉन 5, क्योंकि आप सिर्फ x को ही चेंज कर सकते हो। क्यों x को चेंज कर सकते हो, बिकॉज वी हैव डिफरेंशिएटेड x, now we have integrated x, not differentiated, we have integrated x and you can change only x का वैल्यू, अंडरस्टूड। ये 5 तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, देन क्या हो गया, यहाँ पे ये आपने सिर्फ x की वैल्यू चेंज की है, माइनस, अब क्या होगा, आप x की वैल्यू को आप रिप्लेस करोगे किससे, 1 से, तो क्या होगा 1 रेज टू पावर 5 अपॉन क्या है, 5 है, बीच में माइनस साइन क्यों होगा, ये डिफरेंस है, मतलब 1 टू 5 मतलब ना 1 से लेकर 5 तक का ही आपको स्टडी करना है। जैसे कि हमने जो ग्राफ लिया था ना, ग्राफ अगर आप देखोगे ग्राफ में हमने कुछ इस तरह से लिया था, तो हो सकता है यहाँ पे वैल्यू 1 होगा और यहाँ पे वैल्यू 5 होगा, तो बोले ये 1 से 5 तक ही dx की वैल्यू को आपको स्टडी करना है, सिर्फ इतने सेट को। तो क्या होगा, जो 5 तक का वैल्यू होगा उसमें से 1 तक की वैल्यू को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा
बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग माइनस साइन। तो अब अगर मान लो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 5 से क्या होगा 5^4, यहां पे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या हो गया 5^4 माइनस 1/5। तो अगर आपको लेना है यहां पे तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25, इंटू 25 125, 125 इंटू 5 कितना होगा 625, तो ये कितना हो जाएगा 625 माइनस 1/5। अब इसको जो भी सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यू मिले, तो ये वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, चलो ठीक है ले लेता हूं मैं एलसीएम। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 5 6 जा 30, फिर 31 माइनस 1 हो गया। तो फाइनली ये जो आंसर यहां पे आया है वो कितना आया है 3124/5। अब इसको डिवाइड करके जो भी वैल्यू आपको मिले जस्ट समझने के हिसाब से कि ये होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। वैसे ही क्या होगा हर जगह आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए लिमिट दिया होगा, यू पुट एंड यू गेट इट। अब क्वेश्चन ये है कि नहीं ये प्रैक्टिकली कैसे है, कैसे एक्सेप्ट कर लिया हम इन चीजों को वो देखना है। तो उसके लिए मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, वेरी सिंपल एग्जांपल। मैं ये कांस्टेंट वैल्यूज को मुझे बताना पड़ेगा कि कांस्टेंट वैल्यूज हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज में मैं अभी नहीं आता हूं, ये एग्जांपल लेने के बाद। तो ये क्या कर रहे हैं कि चलो ठीक है आप इमेजिन करो ना कि आपने कोई एक लेंथ लिया है, एक रॉड लिया है, और जो रॉड का लेंथ है ना आपको डिसाइड करना है कि रॉड का लेंथ क्या है, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ पे एक रॉड ले लिया हमने, हाँ। अच्छा ये रॉड का ना जो थिकनेस वगैरह ना वो नेग्लिजिबल, आप ऐसा इमेजिन करके चलो, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द थिकनेस, ठीक है। ये रॉड का ना लेंथ जो है ना, लेंथ का वैल्यू जो है, लेंथ का वैल्यू जो रॉड का वो क्या है एल है, ठीक है। अब अगर मैं ना इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट का मतलब क्या हो गया, यू सेलेक्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन वेयर देयर इज अ कंटिन्यूटी। वैसे कंटिन्यूटी तो पूरे रॉड में ही होगा, बट फिर भी अगर मैं डिफरेंशिएशन के टर्म में देखूं तो आई टेकन अ वेरी स्मॉल एलिमेंट। हमने यहां पे एक वेरी स्मॉल एलिमेंट ले लिया, वो इस एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई डीएल हो गई, करेक्ट। अब इस रॉड का जो लेंथ का वैल्यू है ये 0 है, अगर यहां पे लेना है तो उसका ले लो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको अगर आपको डिवाइड करना है तो आप ऐसे डिवाइड कर लो इन चीजों को यहां पे, तो ये जो वैल्यू है यहां पे कितना होगा, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, अच्छा ये वैल्यू यहां पे मैं लिख रहा हूं डीएल के नीचे आ रहा है 30 हो गया, और ये 40 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ना अब इसको डीएल एलिमेंट को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो व्हाट विल आई गेट, डीएल इंटीग्रेट को अगर मैं डीएल एलिमेंट को इंटीग्रेट करूंगा बिकॉज दिस अ डिफरेंशिएशन टर्म वेरी स्मॉल। अब उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, तो ये हो गया, आप एल रेज़ टू 0 इमेजिन कर लो तभी तो आप डीएल को इंटीग्रेट कर पाओगे, है ना। तो ईएस का मतलब देखो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ डीएल है तो डायरेक्टली एल आ जाएगा। अब यहां पे मैंने लिमिट लेना है मुझे, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बट अभी मैंने डेफिनेट टाइप दिखाया नहीं है, डेफिनेट कैसे लेना है वो मैं बता दूंगा। तो यहां पे क्या होगा डीएल का इंटीग्रेशन, तो ये एल रेज़ टू 1 हो गया अपॉन 1 हो गया, करेक्ट। अब अगर डेफिनेट होगा तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे पुट करूंगा, इज इक्वल टू ये क्या होगा एल। अब मैं ना लिमिट दे रहा हूं उसको, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको रॉड का लेंथ निकालना है कहां से कहां तक, मान लो 10 सेंटीमीटर से आपको 30 सेंटीमीटर तक का ही लेंथ निकालना है, तो हाउ विल इट वर्क, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि आपने ऐड तो कर दिया डीएल एलिमेंट को, आपको ये टोटल मिल गया लेंथ, ठीक है। डीएल एलिमेंट को ऐड करोगे तो टोटल लेंथ मिलेगा, बट आपको एक लिमिट तक स्टडी करना है, 10 to 30 तक स्टडी करना है, आपको पता लगाना है कि यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा। आपने क्या बताया कि उसका लिमिट होगा 10 to 30, तो चलो ठीक है हमने लिखा यहाँ पे 10 to 30 उसका लिमिट है, ये क्या होगा 10 to 30, फाइन। यहां पे आपने लिखा 10 to 30। एज आई सेड जिस टर्म को आपने इंटीग्रेट किया हुआ है, इंटीग्रेट आपने एल का किया, ये डीएल का किया हुआ है, तो इंटीग्रेट करने में आपको एल मिला है, उस वैल्यू को रिप्लेस करना है जो आपका लिमिट है, 30 से रिप्लेस किया, फिर आपने उसको किससे रिप्लेस किया 10 से रिप्लेस किया, बीच में माइनस साइन, एंड फाइनल वैल्यू क्या होगा ये 20 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या होगा डीएल जैसे एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड करता रहूंगा कहां से 10 से लेके 30 तक, तो मुझे कितना लेंथ मिलेगा, आई विल गेट इट एज 20 सेंटीमीटर। ये समझने के हिसाब से है, बाकी वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखें सबसे एग्जांपल जो आप ना इजीली लिंक कर पाओ, तो मान लो अभी आपके मन में आया कि अगर ये 0 to 30 होता तो क्या होता, तो ये 0 होता, ये 30 होता, ये 0 होता 30 होता, तो 30 माइनस 0 होता तो कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है, ठीक है। अब हम उस पार्ट पे जाते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो वो समझने के लिए आप देख लो यहां पे एंटी डेरिवेटिव हम क्यों ले रहे हैं, तो ये तो समझने के लिए था ना कि आपने स्मॉल एलिमेंट लिया, उसको सेलेक्ट करके आपने क्या किया पूरे को ऐड किया तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। तो अब यहां पे एग्जांपल देखो, ये चीजें से इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है। तो मैं कोई क्वांटिटी लेता हूं, मैंने लिया है x⁴, ठीक है, x⁴ का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। x⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव का आपको याद होगा डिफरेंशिएशन,
पावर पहले आप लिखते हो, फिर जो उसका पावर की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 1 से डिक्रीज होगा, तो देन दिस इज व्हाट 4x रेज टू 3 हो गया, बराबर। ये हो गया आपका डिफरेंशिएट करने के बाद। किसका डिफरेंशिएशन, तो x रेज टू 4 को मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, ठीक है, डिफरेंशिएटेड, तो क्या मिला मुझे, 4x रेज टू 3 मिला। अब मैं ना इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके आना चाहता हूं, ये जब इस डायरेक्शन में गया तो डिफरेंशिएटेड हो गया, बराबर। अब उसको रिवर्स ऑर्डर में लेके आना चाहता हूं, रिवर्स ऑर्डर मतलब अब मैं ना 4x रेज टू 3 को इंटीग्रेट करना चाहता हूं। तो देखो ये जो डिफरेंशिएशन पार्ट था ना विद रिस्पेक्ट टू dx, मतलब हमने स्मॉल सेट dx के टर्म में स्टडी किया था, वो स्मॉल सेट को हम क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेट करेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या रूल था, देखो अब यहाँ पे ना डेफिनेट इनडेफिनेट वाले पार्ट पे मैं नहीं जाना चाहता अभी फिलहाल, जस्ट जनरल टर्म में ले लो कि चलो ठीक है ये डेफिनेट होगा, है ना, 0 to x ले लो इसका लिमिट। जब ना कभी भी आप ना कांस्टेंट नहीं लेना चाहते हो तो उस टाइम पे, और आप ना ऐसे ही रखना है तो 0 to x टर्म में भी लोगे तो भी चलेगा। 0 to x इन द सेंस कि अगर ये 0 के टर्म में होगा तो 30 लिया तो 30 की वैल्यू ही आएगी, तो टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। तो आप इमेजिन करो इसका लिमिट ना 0 to x है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या हो गया, 4 की वैल्यू हमने 4 रखा, x रेज टू 3 का आपको ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, आप एक्चुअल में इंटीग्रेशन किसका लोगे, x रेज टू 3 ऑफ dx का, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू 3 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 1, फाइनली क्या होगा, 4 हो गया, x रेज टू 4 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, तो क्या होगा x रेज टू 4। तो अब देख लो जब आपने किसका इंटीग्रेशन लिया है, 4x रेज टू 3 का आपने इंटीग्रेशन लिया है, तो आपको क्या मिल रहा है, x रेज टू 4 वैल्यू मिल रहा है। ये कब मिलेगा, जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया, करेक्ट। तो आपने x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन किया तो आपको ये मिला, जब आपने 4x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिला, ये वैल्यू मिला। मतलब आपने किसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके कोई क्वांटिटी ऑब्टेन किया है, इंटीग्रेशन उसी क्वांटिटी को वापस से अचीव करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एंटी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का एग्जैक्टली ऑपोजिट है या रिवर्स है। अब हम देख लेते हैं कांस्टेंट वाली वैल्यूज को हम क्यों लेते हैं, है ना, कि जब इनडेफिनिट होता है तो कांस्टेंट वैल्यूज क्यों लेते हैं और डेफिनिट में कांस्टेंट वैल्यूज क्यों नहीं लेना। तो डेफिनेट में क्या होता है कि आपने ना कंडीशंस ऑलरेडी डिसाइड करके रखा हुआ है। तो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम ना इनडेफिनिट में कांस्टेंट क्यों लेते हैं। तो उसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल देख लो। तो हमने ना वही देखा ना कि इंटीग्रेशन से एंटी डेरिवेटिव, तो पहले हम डेरिवेटिव लेंगे फिर एंटी डेरिवेटिव लेके देखेंगे कि क्या कंडीशन है। तो यहां पे मेरे पास एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या है, डी बाई डी एक्स है, ठीक है, वैल्यू है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका पार्ट जो होगा वो लिखो क्या, एक्स रेज टू 3 माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 ना, तो 3 एक्स रेज टू 2, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब अगर मान लो यही मैंने एक और क्वांटिटी लिया उसका डेरिवेटिव देख लेते हैं, एक्स रेज टू 3 प्लस 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, चलो देखते हैं। तो एक्स रेज टू 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 एक्स रेज टू 2 हो जाएगा, बराबर, 3 पार मल्टीप्लाई होगा और ये पार यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा 1 से, प्लस 10 क्या है, 10 इज अ नंबर कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनली इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 एक्स रेज टू 2 हो गया। गॉट इट। अब हमारा था अगले पार्ट में डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स रेज टू 3 माइनस 10 मैंने ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स रेज टू 3, तो ये हो गया 3 एक्स रेज टू 2, करेक्ट, माइनस 10 वो 0 हो गया, उसका डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, 3 एक्स रेज टू 2। तो अभी आप देखोगे कि एक्चुअल में देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये 3 अलग अलग वैल्यूज है, वी हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज, बट उनका जो डेरिवेटिव वैल्यू है ना वो सेम है। चलो ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का रूल है तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसको हम ना एंटी डेरिवेटिव लेके देखते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, तो यहां पे लिमिट हम यूज नहीं करेंगे, हम जस्ट ऐसे, तो ये क्या है, 3 एक्स रेज टू 2 है, उसका हमने एंटी डेरिवेटिव ले लिया। तो एंटी डेरिवेटिव जब आप लेते हो तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, यू टेक इट आउटसाइड, ये होगा एक्स रेज टू 2 इनटू dx, तो 3 विल बी 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू 2, तो क्या होगा, एक्स रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन क्या होगा, 2 प्लस 1, तो फाइनली क्या होगा, 3 इंटू एक्स रेज टू 3 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, एक्स रेज टू 3। तो यहां पे क्या होगा, एक्स रेज टू 3 है, यहां पे भी एक्स रेज टू 3 है, यहां पे भी एक्स रेज टू 3 है, बट नाउ दिस इज नॉट एबल टू कवर दीज वैल्यूज। ये प्लस 10 और माइनस 10 को उसने कवर ही नहीं किया, करेक्ट। तो अब वो कैसे फुलफिल करोगे आप, हाउ विल यू कंपेंसेट विद दैट वन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपने यहां पे इंटीग्रेशन लिया है, आप ऐसा बताते हो कि हो सकता है शायद कोई ऐसी क्वांटिटी है जो मिस हो गई हो हमसे,
वो क्वांटिटी है सी। ठीक है, अब उसको ना हम बैलेंस कैसे करते हैं कुछ चीजों को हम बाद में देखेंगे। तो बस ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था कि हमने क्यों कांस्टेंट सी लिया है इन केस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो ऑलरेडी लिमिट बताता है कि यहां से यहां तक की वैल्यू लेनी है, तो उसमें आपको ना कांस्टेंट सी लेने की जरूरत नहीं है। एज यू कैन सी ना यहाँ पे हमने लिमिट लिया हुआ है तो सारी वैल्यूज परफेक्टली आ रही है। बट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये प्रॉब्लम होता है कि जो ना जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो उस टाइम पे कुछ क्वांटिटीज होती है जिनकी डेरिवेटिव जीरो होती है। इंटीग्रेशन में वो क्वांटिटीज आप रिकवर नहीं कर पाते हो। सिंपल टर्म में, आई एम नॉट गोइंग इन वेरी मैथमेटिकल टर्म्स, द सिंपलेस्ट टर्म व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड। तो जो टर्म्स आप ना डिफरेंशिएट करते टाइम में आपको जो वैल्यूज जीरो हो गया है, इंटीग्रेशन में आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हो, उन्हीं वैल्यूज को हम प्लस सी के टर्म में लिखते हैं। दैट कैन बी +10, दैट कैन बी -10, दैट कैन बी प्लस माइनस कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं वो। ठीक है, अब उनकी वैल्यूज कैसे ऑब्टेन करना उसके पीछे भी स्पेसिफिक कंडीशंस है कि जो फंक्शन है ना उसकी वैल्यू रखनी है, वो वैल्यू रखने के बाद ना सारे टर्म जीरो हो जाते हैं, तो सी की वैल्यू जो मिलेगी उस हिसाब से आप सी की वैल्यू कवर करोगे। तो सी का वैल्यू होगा ना फंक्शन एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पे। ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो x के ऊपर डिपेंड करेगा। x की वैल्यूज आप जिसके हिसाब से सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से c की वैल्यू क्या होगी, सेलेक्ट होगी। तो व्हेन वी विल डू न्यूमेरिकल वो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी आपको कि किस तरह से हम c को यूज करते हैं, है ना, कांस्टेंट की वैल्यू को। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो देखो अभी एक चीजों को मैं वापस यहां तक पहले हम समराइज कर लेते हैं, फिर देन विल गो टू द न्यूमेरिकल। पहला पार्ट हो गया कि अगर आप ना डिफरेंशिएट कब करते हो कि जब चीजों में ना यूनिफॉर्मिटी नहीं होती ना, लाइक ना आप जैसे स्लोप वाला पार्ट हो गया तो देयर वाज अ इंक्रीजिंग स्लोप, देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी, तो आपने क्या किया, आप ऐसा पोर्शन सेलेक्ट करते हो विच इज शोइंग अ कंटिन्यूटी। तो आप इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द टोटल सेट आपने बहुत स्मॉल सेट को सिलेक्ट करते हो। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, उल्टा होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, वो स्मॉल सेट को ले लो, अब वैसे स्मॉल सेट्स को आप ऐड करते चले जाओ, तो देन यू गेट द इंटीग्रेशन। फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या होगा, x रेज़ टू n को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इसमें भी दो पार्ट होता है, डेफिनिट या इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट होगा तो प्लस सी ऐड हो जाएगा, डेफिनिट होगा तो आप लिमिट पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग। पहले पेज में एक दो जनरल क्वेश्चंस लूंगा, देन हाउ इज इट रिलेटेड टू मोशन एंड स्ट्रेट लाइन चैप्टर, वो न्यूमेरिकल करेंगे। मैंने दो एग्जांपल लिया हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल लिया है, जस्ट ये विदाउट लिमिट है एंड दिस इज विद लिमिट, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट, कि दोनों में हम कैसे अप्रोच करेंगे फाइनल आंसर्स को, वो जस्ट हमें समझना है। तो सिंपल टर्म्स है, with the help of this one we can understand how to integrate a particular quantity। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ये ब्रैकेट में वैल्यूज दिया हुआ है और आपको विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना है, तो ये फर्स्ट क्वांटिटी है, तो यहां पे 3 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो पहले मैंने उसको ले लिया। फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, आप ऐसे भी लेते हो इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज़ टू 2 dx प्लस देन इंटीग्रेशन ऑफ 2x इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू dx, दैट इज अप टू यू। आप अगर वैसे करना है तो करो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो 3 कांस्टेंट वैल्यू आप रिटन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज़ टू, इसका पावर होगा 1 से इंक्रीज होगा एंड सेम वैल्यू विल कम इन डिनोमिनेटर, ये हो गया प्लस, या आपने 2 ले लिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इसका पावर 1 है, तो उसका पावर क्या होगा, 1 से इंक्रीज होगा तो वो 2 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 2 हो गया, प्लस जैसा मैंने बताया कि अगर ना कोई वैल्यू है, ये 1 इंटीग्रेशन एक्चुअल में 1 इंटू dx अगर आप कर रहे हो तो एक्चुअल में क्या होगा, ये 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, जनरली x ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, जैसे ना x रेज़ टू 0 हो गया, फिर उसका पावर 1 होगा अपॉन 1, तो उस टर्म में तो क्या होगा, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया x हो गया। अब ये क्या है, ये इनडेफिनिट है, तो यहाँ पे क्या ले लोगे आप, प्लस c ले लोगे, ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बट अगर यही चीज आप सिंप्लीफाई करें सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे तो देखो अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपने स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखा, डिफरेंस क्या है वो देख लो, पूरा इंटीग्रेशन वैसे का वैसे रहेगा यहाँ तक, मतलब 3 आपका कांस्टेंट वैल्यू तो 3 होगा, x रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू 3 अपॉन 3 प्लस, अच्छा ये वैल्यूज को कैंसिलेशन कर सकते हो आप, है ना, ये क्या होगा, x रेज़ टू 3 हो गया प्लस x रेज़ टू 2 हो गया प्लस x प्लस c, यहाँ पे ये फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये 3 x रेज़ टू 3 अपॉन 3 हो गया प्लस ये 2 हो गया। अब x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x रेज़ टू 2 अपॉन 2, करेक्ट, प्लस क्या हो गया, ये 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो गया x, गॉट इट। यहाँ पे लिमिट लेना आपको 1 लेना और ये 3 ले लिया आपने, यहाँ पे क्या होगा 3 3 विल कैंसिल एंड 2 2 विल कैंसिल आउट, सो आपको क्या मिल रहा है, ये हो गया x रेज़ टू 3 प्लस x रेज़ टू 2 प्लस x ब्रैकेट क्लोज, ये 1 2 3 इसका लिमिट हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप ना पहले तो 3 की वैल्यूज पुट कर लो,
तो क्या होगा 3 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस 3 हो गया। ये पूरी वैल्यूज को आपने एक साथ में रख लिया, ठीक है। अब सारे x की जगह पे आप 1 रख लो, तो 1/3 हो गया प्लस 1/2 हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है। ये पूरी वैल्यूज को एक साथ में रख लिया आपने, बीच में माइनस साइन, क्योंकि आपको उनके बीच का डिफरेंस निकाला ना, यहां से यहां तक का क्या वैल्यू होगा। तो ये क्या होगा 3 3 9, 3 क्या होगा 27 प्लस 9 प्लस 3, ठीक है, माइनस यहां पे क्या होगा 1 1 होगा तो 3 होगा, कोई इशू नहीं। ये 36 हो गया, 36 और ये 3 को ऐड करना 39 हो गया माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो गया। तो ये जो डेफिनेट में है आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिल जाता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन आपको मिल जाता है, बट यहां पे आपको क्या मिला इक्वेशन फॉर्मेट में ही मिल रही है चीजें। क्यों? क्योंकि यहां तक जब तक आपको सी का वैल्यू नहीं मिलेगा और यहाँ पे एक्स की वैल्यू से आप करने तक आप कुछ बोल नहीं सकते हो। तो ये हो गया इनडेफिनिट के लिए और ये होगा डेफिनिट के लिए। तो देखो दोनों का ना जो पैटर्न ऑफ अप्रोच है वो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का पैटर्न ऑफ अप्रोच जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट डेफिनिट होने से कितना फर्क पड़ रहा है दैट यू कैन सी। डेफिनिट होने से आप एक ना पर्टिकुलर गोल तक पहुंच पाते हो, इनडेफिनिट में आपको आइडिया नहीं है, इनडेफिनिट में आपको और भी पर्टिकुलर टर्म्स लेने पड़ते हैं। लाइक अगर मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू होता और x की वैल्यू आप 0 लेते तो क्या होता है, x की वैल्यू 2 लेते तो क्या होता है, x की वैल्यू 1 लेते तो क्या होता, 3 लेते तो क्या होता, उसके हिसाब से c की वैल्यूज क्या होगी चेंज होती रहेगी। तो वी विल डू दिस न्यूमेरिकल, ये मैंने लिखा है यहाँ पे राइट में। इस न्यूमेरिकल को करते टाइम में आपको समझ में आएगा कि हाउ टू वी गेट कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। सो वो क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करेगा समझने के लिए। तो अब एक और चीज जैसे एंटी डेरिवेटिव टर्म पे हमने फोकस किया ना, एंटी डेरिवेटिव, तो वो पार्ट को मैं फिर से एक बार दिखाना चाहता हूं कि कैसे एंटी डेरिवेटिव ही इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे कि अगर मुझे ना वेलोसिटी लेना है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट। और तो वेलोसिटी तो क्या होगा, ये आप स्टडी कर रहे हो फॉर द स्मॉल सेट ऑफ टाइम द चेंज इन दिस डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका डेरिवेटिव होगा, मतलब x का डेरिवेटिव आपने ले लिया तो आपको वेलोसिटी मिला, मतलब x का डेरिवेटिव लिया आपने तो आपको वेलोसिटी मिला। तो अब क्या करना है, आपको वेलोसिटी को आपको इंटीग्रेट करना है टू गेट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके आपने वेलोसिटी ऑब्टेन किया, वैसे वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कैसे होगा, तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपने एंटी डेरिवेटिव जैसा मैंने बताया कि आप यहां से ऐसे जा रहे हो, बराबर। अब उल्टा प्रोसीजर है, ये क्या है डिफरेंशिएशन है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से यहां जाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो आप लिखोगे dx इज इक्वल टू व्हाट, v इंटू dt। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैंने ना v को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x हो जाएगा। आप लिमिट अगर देते हो तो है ना, नहीं तो प्लस ही आएगा, वो तो हम बाद में देख लेंगे, अंडरस्टूड। तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल गया। वैसे ही अगर आप एक्सेलरेशन लेते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो dv बाई dt, करेक्ट। तो अब ये क्या होगा, यहां पे आप ना वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके आप क्या करते हो, एक्सेलरेशन को ऑब्टेन करते हो। व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मुझे ना एक्सेलरेशन से वेलोसिटी ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, मतलब एंटी डेरिवेटिव। यहां पर आपने डिवाइड किया, वेलोसिटी को डिवाइड करके टाइम से आपने एक्सेलरेशन निकाला, फिर अब अगर वेलोसिटी निकालना है तो आप एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करके, है ना, एंटी डेरिवेटिव टाइप। तो ये क्या है, यहां पे x को डिवाइड करके टाइम से आपने वेलोसिटी निकाला, यहां पे वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। तो वही चीज हो गया, वेलोसिटी को डिवाइड करके हमने टाइम से एक्सेलरेशन निकाला है। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। सो अब इन चीजों को हम उस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। सो अब क्वेश्चन क्या है वो देखो जरा। इस क्वेश्चन के साथ में आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया था एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है इन्होंने, क्या दिया है, a का वैल्यू इन्होंने दिया है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, 2t प्लस 2, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा। फिर क्या दिया है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड एंड t इज इक्वल टू 0। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लेना, ये नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो v का वैल्यू है ना, ये 2 मीटर पर सेकेंड होता है। कब होता है, जब t का वैल्यू 0 होता है। वैसे ना ये चेंज हो सकता है, लाइक ना v का वैल्यू ना x y z होगा, जब t का वैल्यू p q r s होगा, ये समझने के हिसाब से बताया, ऐसा कंडीशन हो सकता है, ठीक है, ये जस्ट कंडीशन है। अब क्या होता है, देन फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स।
आपको एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स में आपको वेलोसिटी निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या है, आपको वेलोसिटी निकालना है जब t की वैल्यू ना 2 सेकेंड्स होगी तब। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपके पास एक्सेलरेशन है और आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है ना। तो ये चीज ध्यान देना कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी लेना है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन लेना है, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूं तो मैं किसको फॉलो करूंगा, आई विल फॉलो डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं डिफरेंशिएशन को फॉलो करता हूं। ठीक है, बट अगर मान लो मुझे एक्सेलरेशन से क्या लेना है, वेलोसिटी लेना है, वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन करना है तो मैं किसको फॉलो करूंगा, देन आई विल फॉलो इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में अगर इस चैप्टर के लिए डिस्कस कर रहे हो तो अब इन्होंने एक्सेलरेशन दिया है, आस्किंग वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या होगा, जब आपने ना डिफरेंशिएट किया होगा या डेरिवेटिव लिया होगा वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको एक्सेलरेशन मिला होगा। अब उसका एंटी डेरिवेटिव लेने का टाइम आ गया, मतलब a इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये dv हो गया। अब उसको आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन a dt। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v हो गया। देखो कांस्टेंट वैल्यूज इस साइड में भी उस साइड में, तो आप किसी एक साइड में कांस्टेंट ले लो, दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अच्छा चलो ठीक है, अभी तो मैं ऐसे ही टर्म में ले लेता हूं। तो a का वैल्यू क्या वो देख लेते हैं, a का वैल्यू क्या, a का वैल्यू है 3 है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 है इंटू dt है। इन्होंने कोई ना लिमिट नहीं दिया है, देयर इज नो लिमिट, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, बराबर ना, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। सो इनडेफिनेट में क्या होगा, सो अब इसको क्या किया, ये हो गया वैल्यू आपका v हो गया, करेक्ट। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये 3t स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ये 3 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, t स्क्वायर का क्या होगा, ये t रेज टू 3 अपॉन 3 हो गया। एक्चुअल में ये वही इंटीग्रेशन है जो मैंने थोड़ी देर पहले लिया था। 2 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगा, t का क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, है ना। और ये 2 dt का होगा, तो 2 रहेगा, बट dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। बट ये इनडेफिनेट है, इसके लिए यहाँ पे होगा प्लस c होगा। तो आप 3 और 3 को कैंसिल करो, 2 को कैंसिल कर दो, तो व्हाट इज द वैल्यू, तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलता है, then we are getting velocity as what, t raised to 3 plus t raised to 2 plus 2t plus c हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये है कि ना, अब इसके बाद हम वैल्यूज को ऑब्टेन कैसे करेंगे, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर हमने वहां पे लिया हुआ है। ये चीज में ना जो मैंने बताया नोट जो लिखा था हमने, नोट क्या बोला इन्होंने कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी उस टाइम पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था। जब टाइम की वैल्यू 0 तो मतलब v0 ले लिया, तो मतलब ये हिसाब से देखो तो ये v0, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने क्वेश्चन में v लिखा हुआ है, बट हम समझने के लिए यहाँ पे बेटर रहेगा, v इज इक्वल टू v0, मतलब ये वेलोसिटी होगा 0 सेकेंड के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखा कि v की वैल्यू v0 है, ये क्या होगा 0 रेज टू 3 होगा, प्लस क्या होगा ये 0 रेज टू 2 होगा, प्लस क्या होगा 2 इंटू ये 0 होगा, प्लस क्या है c है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर v0, मतलब 0 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है, करेक्ट। ये पूरी वैल्यू क्या है, 0 हो गई, फिर क्या होगा c। तो ऐसे करके आपको कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया, तो c का वैल्यू हो गया 2, करेक्ट। तो अब जो जनरल इक्वेशन है वो क्या हो गया, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, अभी इक्वेशन 2 क्या हो गया, अभी हो गया v इज इक्वल टू ये t क्यूब हो गया प्लस t स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया 2t हो गया प्लस 2 हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में वो देखते हैं, मेन अभी हमारा आंसर आया नहीं। मेन क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के एंड में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वही हो गया ना, यहाँ पे तो आपको लेना है v2, आप t की जगह पे 2 रखोगे तो क्या होगा 2 रेज टू 3 हो गया, प्लस यहाँ पे भी 2 रखोगे तो क्या होगा 2 रेज टू 2 हो गया, प्लस यहाँ पे भी 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 2 हो गया। तो व्हाट डू वी गेट, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 2, 8 8 16 2 कितना हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? सो अगर ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो आपको यहाँ पे c की वैल्यू ऑब्टेन करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता, मान लो क्वेश्चन में ना थोड़ा सा वेरिएशन क्या हुआ, ये c की वैल्यू चेंज भी हो सकती थी। कैसे कि मान लो c की वैल्यू को इस तरह से, c की वैल्यू चेंज हो सकती थी, मतलब इस तरह से भी हो सकता था कि अगर मान लो t की वैल्यू ना मान लो यहाँ पे 1 सेकेंड है तो v की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे क्या करोगे सब जगह पे 1 1 पुट करके फिर उसके हिसाब से v1 की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते थे। तो मतलब जो भी वैल्यूज होगा तो कांस्टेंट का इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से ही दिया रहेगा
कि कोई एक आपको हिंट मिला रहेगा कि लाइक ना वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम का कोई वैल्यू दिया रहेगा, उस टाइम के लिए जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू दी रहेगी, उसके हिसाब से आपको कांस्टेंट मिलेगा। जब ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो कोई इशू ही नहीं है, तो देन दे विल मेंशन यू समथिंग कि कहां से कहां तक लिमिट होगा। मान लो अगर इन्होंने डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर ये होता तो कैसे मेंशन करते कि तब इन्होंने मेंशन किया होता 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड या 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड बोला होता तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 लेते, तब ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आती, तब आपको कांस्टेंट मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। इज दैट क्लियर? आई होप the introduction of integration you understood, and the basic way how to integrate things and all that also you understood. Integration is not that complicated. क्या है, आपने इसको पहली बार लर्न किया होगा तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। इट इज इन 12th स्टैंडर्ड, मैथ्स में है। 11th में इन चीजों को डायरेक्टली ग्रास्प करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको चीजें ना समझ में आ जाए। वैसे इंटीग्रेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन में वैसे भी बहुत सारी चीजें जो हमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कवर करना है, लाइक हमें डेरिवेशन करना है, हमें डिराइव करना है काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूजिंग इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम ना काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, और पॉसिबिलिटी होगा तो आई विल मेक 1 more वीडियोस बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, जिसमें हम चीजों को थोड़े और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।